होगा। तो ये डिस्प्ले पे है फिगर, इसको पहले ये ज्योग्राफिकल फिगर है, यानी कि ये भौगोलिक चित्र सीनरी किया हुआ। तो बताओ इसके बारे में हम बता रहे हैं, जैसे ये एक समुद्र है, आप प्रशांत महासागर भी मान सकते हैं, या कौन सा है अरब सागर जो गोवा वाले बीच पे है। तो ये जो भौगोलिक स्थिति है इसको क्या कहेंगे, बीच। बीच आपको थोड़े धीमे आवाज में बताना है। तो ये बीच जिसमें एक तरह से टच हो, समुद्र जो है एक रूट से टच हो। अब अगर यही हम द्वीप यहां पर बना दें, यहां मतलब यहां पर टापू है और टापू पे कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पे टापू है और इस पे कुछ लोग रहते हैं और चारों ओर पानी है, तो इसको क्या कहेंगे, द्वीप। द्वीप। अब ये स्थलाकृति है और वैसी ही स्थलाकृति यहाँ पर भी लोग रहते हैं यहाँ, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। स्वाभाविक बात है। और ये आप देख रहे तो पहाड़ हैं, पर्वत हैं ऊपर, यानी कि अगर बर्फ जमी होगी तो इन्हीं को हम नाम देंगे ग्लेशियर्स। चलो अब हम आपके कॉन्सेप्ट में एंट्री करेंगे, लेकिन हाँ इधर से ही एंट्री करें। क्लास 6 की बुक चल रही थी पीपीटी पे, ये आ गया। पृथ्वी और हमारा जीवन ये हो गया है, और इसमें आ गए हैं हम, कहाँ पे पहुंच गए थे, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब इस पे आए, इसके ये भी अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो ऊपर से नीचे ध्रुवों को मिलाती हैं रेखाएं, वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। जैसे इसको हम पृथ्वी मान लें तो ये एक ध्रुव हो गया और ये एक ध्रुव हो गया, तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। जो इन ध्रुवों को मिलाएंगी वो रेखाएं कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखाएं। और पूरब टू पश्चिम खींचे जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं। अच्छा इसमें देखो, ये हमने कल पढ़ाया था कि यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचे थे, ये रूस के थे। और नील आर्मस्ट्रांग अमेरिकन जो यान था अपोलो 11 उसके द्वारा पहुंचे थे। तो ये नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय हैं, यानी कि राकेश शर्मा सबसे पहले पहुंचे थे अंतरिक्ष में भारत की ओर से। ठीक है, इसी में हमने इसकी भी बात की थी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो ये देखिएगा, ये क्या है, पृथ्वी का ग्लोब। ये पृथ्वी है और ये इसका है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, और ये रेखा इसको इससे मिला रही है। तो ये जो रेखाएं होंगी वही होंगी देशांतर रेखाएं, जबकि यहां से यहां तक ये जो रेखाएं होंगी जो पूरब टू पश्चिम मिलाएंगी वो कहलाएंगी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर एक पृथ्वी का चित्र बनाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये पृथ्वी का चित्र है। तो इसमें सबसे बीच में जो रेखा होगी ये कहलाएगी 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, या कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, या और इसके बाद ये 0 डिग्री अक्षांश को हम कितने नामों से और बुला सकते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो 0 डिग्री अक्षांश होता है वही पृथ्वी के 2 बराबर भाग करती है, उसको इसीलिए भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है कौन रेखा, भूमध्य रेखा। तो जो बीच का ये पार्ट हो गया, इसके ऊपर का जो पार्ट होगा उसको हम इस मान लेंगे एक गेंद की तरह गोला पृथ्वी को, तो ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और इसके हमने बताए थे जो नाम अलग अलग हैं, एक तो 0 डिग्री अक्षांश है, या भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा। तो इसके ही 3 नाम हैं, आपको लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं पालना है।
ये जो है पूरब से पश्चिम के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं हमको कहलाती हैं भूमध्य रेखाएं। तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनकी संख्या हो जाती है 90। तो जब 90 यहाँ से यहाँ तक हैं तो 90 ही यहाँ से यहाँ तक भी होंगी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा नहीं अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं 90 + 90 180। अगर कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो उसमें कभी कभी क्या किया जाता है कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसको भी एक जोड़ लिया जाता है, क्योंकि 0 भी एक रेखा है और वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। तो इसमें अगर +1 कर देंगे तो 181 इसकी हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 181। इसी प्रकार उत्तर से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये पूरब से पश्चिम को मिलाती है, ये उत्तर को दक्षिण से। अब इसमें क्या होता है, देशांतर रेखा ये टाइम का निर्धारण करती है कि टाइम दिन रात टाइम जोन इसी के हिसाब से ही बने हैं। जैसे भारत का टाइम जोन जो है वो है 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री। ये कहां से गुजर रही है? नैनी ये कहां पर है आपके? प्रयागराज में। ठीक है, तो नैनी प्रयागराज से गुजरती है। तो और अपना जो टाइम है वो पूछा जाता है कई बार उसमें, और जो मेन स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच लंदन से लिया गया है। तो ग्रीनविच लंदन से अपने और टाइम में कितने का डिफरेंट है, कितना फर्क है? कितने घंटे? 5.5 घंटे हम लोग आगे चलते हैं। कितने घंटे? 5.5 घंटे। उदाहरण के तौर पर हम ये वाले फिगर को करेंगे इरेज और इसमें जानेंगे कि ये कैसे होता है। तो जब हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि सूर्य किस दिशा में निकलता है, सूर्य हमेशा पूरब में निकलता है। सूर्य कहाँ निकलता है? पूरब में। तो माना कि तो ये पृथ्वी है, ये घूम रही है और पूरब में सबसे होगा। अब यहाँ पर सूर्य निकला तो सबसे मैप में जब आप देखेंगे तो मैप में सबसे पहले है जापान। अगर हम बनाए मैप बना के आपको बताते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। इस तरह से मैप बनाने की भी प्रैक्टिस आप घर पे करिएगा, धीरे धीरे आपको आ जाएगा मैप बनाना। इसके बाद में हो गया ये उत्तरी अमेरिका और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ पर ये हो गया क्षेत्र उसका और ये हो गया है अफ्रीका का। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। इधर ये कटा फटा क्षेत्र है यहाँ पर यूरोप का, और यूरोप से इधर मिलेगा जाके रूस और चीन, और यहाँ से इधर लाल सागर होते हुए आप आ जाएंगे यहाँ इंडिया में। और इंडिया के बाद इधर एक हांसो अकेडो क्यूसो सुकोकू नाम से आपको 4 जो आइसलैंड मिलेंगे। सबसे पूर्व में ये देश होगा जापान। कौन सा देश होगा? और इसके जो है ये कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, लेकिन सबसे छोटा महाद्वीप है ये। और यहाँ इसके छोटा सा देश है कीवी का न्यूजीलैंड। ठीक है, अब हमने जब पृथ्वी को देखा और उसका फिर डिवाइडेशन कर दिया तो ये एक रेखा आ गई। जैसे हम इसको न मान के अभी हम बताएं कि ये एक रेखा गुजर रही है और इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य। तो ये पृथ्वी के 2 पार्ट डिवाइडेशन कर रहे, तो आपको दिख गया होगा ये भूमध्य रेखा। अब आप मैप को पकड़ पाएंगे। तो यहां से सूरज निकल रहा है, कहां? पूर्व से।
सूरज पूरब से निकल रहा है। अब वो सबसे पहले कहां पर अपने किरणें को प्रसारित करेगा? ये देश है कौन सा? जापान। तो इसीलिए जापान को उगते सूरज का देश कहा गया है। समझे? ठीक है। अब इधर आते आते किरणें आ जाएंगी इंडिया पर। किरणें कहां आ गई? इंडिया। अब इंडिया पे जब किरणें आई हैं तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमने जो मेन स्टैंडर्ड टाइम लिया है वो ग्रीनविच से लिया है। कहां से? ग्रीनविच। अब ये ग्रीनविच जो है वो कहां पर है? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, लंदन के पास। ठीक है। अब यहां पर अब हम यहां से जब देखते हैं तो यहां से यहां के बीच में कितने का फर्क है? कितने घंटे का फर्क है? 5.5 घंटे आगे या पीछे? बताओ। 5.5 घंटे हम लोग आगे चल रहे हैं कि पीछे? आगे। क्योंकि हमारे पास किरणें पहले आएंगी यहां से चल के, तभी तो यहां पर पहुंच पाएंगी। ठीक है। अब देखिएगा कि 1 डिग्री जब देशांतर का फर्क होता है तो कितने मिनट का अंतर होता है? 4 डिग्री का फर्क होता है, 4 मिनट का। जैसे यहां से यहां तक आने में, यहां से किरण आई तो यहां से यहां आने में 4 डिग्री। और ये पृथ्वी की गति पर कर रही है, वो पिछले चैप्टर में आप समझ पाएंगे। पृथ्वी घूम रही है और सूर्य तो अपनी आप जगह पे है, जैसी घूमती चली जाती है वैसे ही ये वाला क्षेत्र प्रकाशमान होता रहता है, पीछे वाले में अंधेरा होता रहता है। तो ये आपने मैप से जान लिया है। ठीक है। तो इसी में आपसे अगर पूछ दिया जाए कि मध्य रात्रि का देश या अर्धरात्रि का देश कौन सा है, या डूबते हुए सूरज का देश कौन सा है? का देश नॉर्वे है। ठीक है। एक यहां पर देश है यूरोप की भी और इधर एशिया की भी, तो वो यूरोप का रोगी भी कहा जाता है, टर्की देश। आपने स्थित भौगोलिक स्थिति जान ली। ये है ऑस्ट्रेलिया। ये अपना यहां तक कितना जितना भी पोर्शन है ये पूरा एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और इसके बाद ये इतना जो लगभग है ये यूरोप है, और इसके नीचे ये जितना है ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये वाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये वाला। जब भी भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो हम इनका नाम लेंगे और उन्हीं के हिसाब से आपके माइंड में फिगर बनना चाहिए कि कहाँ की बात हो रही है और क्या बात हो रही है। तो जब तक ये फिगर माइंड में नहीं बनेगा आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या बात हो रही है और कहाँ की बात हो रही है। और भारत की बात करें तो भारत का भी आपको मैप बनाना आना चाहिए कि आप किस प्रकार भारत पर क्या कब रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप इंडिया को बनाएंगे। इधर सिक्किम हो गया थोड़ा ऊंचा, और इधर पर इसके कुछ नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स स्टेट, और फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया है भारत का मैप। समझे? तो ये इधर कश्मीर वाला एरिया हो जाएगा, और इधर ये गुजरात वाला एरिया। ये तट है भारत का, तट क्षेत्र। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? नारियल। पूरे में नारियल आता। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे लंबी जलीय सीमा भारत के किस राज्य की है, यानी कि भारत की सबसे ज्यादा टचिंग किस स्टेट की होती है समुद्र से? नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं है। ये कटी फटी सीमा है, ये गुजरात की है। यहां से स्टार्ट होता है अरब सागर, और ये पूरा अरब सागर इसके किनारे किनारे टच करता है। समझे? तो गुजरात की जो सीमा है वो सबसे लंबी साझा करती है। तो हम अपने मेन पॉइंट पे आएंगे। आपको भौगोलिक स्थिति अगर नहीं पता है, मैप नहीं पता है, तो फिर आप अच्छी तरीके से नहीं पकड़ पाएंगे बातों को। तो यहाँ पे हम चल रहे थे कर्क रेखा हमारे भारत देश से होकर गुजरती है। हमने जब मैप बनाया था तो उसमें भी बता सकते थे, लेकिन आपको हम फिर से बता रहे हैं कि कर्क रेखा भारत से कहां से गुजरती है। ठीक है। अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के बीचों बीच की जो रेखा है ये भूमध्य रेखा। इसके 3 नाम हमने आपको बता दिए हैं।
और इसके एक 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 ऊपर में और एक नीचे 2 रेखाएं काल्पनिक और खींची गई हैं। ऊपर वाली रेखा को कहते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसका नाम क्या होगा? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका और नाम क्या हो गया? कर्क रेखा। जब आप यहाँ मैप बनाते हैं तो भारत यहाँ पर पड़ता है, तो ये रेखा लगभग गुजरात से होकर कर निकलती है, बंगाल होते हुए नॉर्थ ईस्ट राज्यों में निकल जाती है। अब इस रेखा के क्षेत्र के निवासी होंगे उन पे किरणें कुछ ज्यादा पड़ती हैं और वो काले कलर के भी होते हैं। अब यहां से एक रेखा और गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये है उत्तरी अक्षांश और ये हो गया तो साउथ के तौर पर 23.5 डिग्री यह सिर्फ बना देते हैं कि ये दक्षिणी है। तो इसको क्या नाम देते हैं? मकर रेखा। क्या नाम देंगे? मकर रेखा। अब आपको बताना है बच्चों कि कोई ऐसे महाद्वीप का नाम बताओ जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप है, उससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। जबकि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा गुजरती है, वो है कर्क रेखा। और भारत के नीचे से कहीं पर टच हुई? नहीं टच हुई, नीचे से गुजरती है भूमध्य रेखा। और इसीलिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। और टोटल जनसंख्या का लगभग 70% से भी ज्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में ही रहती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही भारत भी स्थित है और सबसे ज्यादा देश वाला जनसंख्या वाला देश चीन भी स्थित है। तो भारत में अकेले 17.5% जनसंख्या और चीन में 19.5%, यानी कि भारत में 121 करोड़ आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार, और चीन की आबादी 133 करोड़ है। इसके बाद 2 व्रत कहे गए हैं, इनको भी कभी कभी मैप में संज्ञा दी जाती है। हमने कह दिया ये सिंपल सा गोला बनाया, इसको हम मान लें पृथ्वी, और ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा खींच दी, और ये भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा खींच दी। अब इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये 66.5 डिग्री उत्तरी मतलब नॉर्थ, और यहाँ पर ये कौन सी रेखा है? ये कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिण। यस, ये हो गई मकर रेखा। और ये कौन सी हो गई? 66 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ, दक्षिणी व्रत। इतने तक तो जनजीवन कुछ ना कुछ है, समझे? और जब भी इसके ऊपर या नीचे बात होगी तो क्या है? निर्जन क्षेत्र है एक तरीके का, क्योंकि इस क्षेत्र में ही 66.5 डिग्री जब हम पार करेंगे साइबेरिया से ही, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी? बर्फ, ओनली बर्फ। तो जनजीवन बड़ा ही कठिन होगा। जब भी इसके ऊपर या नीचे बात होगी तो समझ लेना, माइंड में फिगर आना चाहिए कि हम बर्फ क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वहां पर वनस्पतियां भी कम होंगी, तो यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। इसमें जो दिए गए उसी का हमने डीपली आपको बता दिया है कि हम लोग 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं, और भारतीय मानक समय जो है 5.5 घंटा आगे है। ये मैप है, ठीक है? ये इंग्लैंड है और ये ग्रीनविच यहां से गुजर रही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी है? 180 डिग्री देशांतर। छोटा सा चैप्टर है, आप देख लें, इसी में आपको 2-4 पॉइंट इसके बता दें, उससे ही कंप्लीट हो जाएगा। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी जो है वो चल भी रही है, घूम भी रही है, उसी को ही पृथ्वी की गतियां कह रहे हैं। पृथ्वी किस तरह से चल रही है, कितने तरीके से चल रही है बता?
हाँ, परिक्रमण और परिभ्रमण। 25 मिनट। तो पृथ्वी दो तरीके की गतियां कर रही है, एक तो परिक्रमण है, एक है परिभ्रमण। हम वही बात बताते हैं कि ये सूरज है और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो उसी में एक है पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी यहां पर है, तो यहां से जब कोई चक्कर लगाना स्टार्ट उसने किया तो अपने किसमें उसने कौन सी गति प्रारंभ की? परिक्रमण। कौन सी गति प्रारंभ की? अपनी परिक्रमण गति प्रारंभ की और यहां से चलना प्रारंभ किया। माना कि ये पहला दिन था। अब वो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितने दिन लग जाएंगे? 365 दिन। ठीक है, होते हैं 365। सही, 1/6 वो आप 1/4 वो हटा दें मेन मोटिव में। कितने दिन हो गए? तो ये आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी कि यहां से यहां तक ये परिक्रमण गति के कारण हुआ और इस टाइम पीरियड को परिक्रमण काल कहा गया। क्या कहा गया? परिक्रमण काल। अब यहां से जब वो अपने अक्ष पर भी तो घूमती है, ऐसे जैसे ये घूम रहा है, ऐसे अपने अक्ष पर भी तो पृथ्वी घूमती है, उसको कहते हैं परिभ्रमण। अब ये अपने स्थान पर घूम रही है। ठीक है, अब जो आ जाएगा इसके सूर्य के सामने, उस क्षेत्र में तो दिन हो जाएगा और उसके पीछे साइड पे रात हो जाएगी। तो इसमें जो है परिक्रमण गति बराबर, यानी कि इससे होता है ऋतु परिवर्तन। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। और परिभ्रमण के कारण होगा दिन और तो परिभ्रमण जो है वो 24 घंटे में फिनिश हो जाता है। एक परिभ्रमण जो है वो 24 घंटे फिनिश, और ये फिनिश होता है पूरे 365। ठीक है, 365 में किसी क्षेत्र की जो जलवायु है वो अगले 365 में वो सब जलवायु वहां से गुजरेगी, क्योंकि पृथ्वी उन्हीं सब दूरियों से इसके सूर्य से गुजरेगी। इतना इसका कॉन्सेप्ट होगा, कोई जाना डीपली नहीं, एकदम लाइट पढ़िए लेकिन सब कुछ पढ़िए। एक वर्ड इस पे दिया गया है लीप वर्ष। लीप वर्ष जैसे आपको बता दें, लीप वर्ष क्या होता है आप कैसे पकड़ पाएंगे कि जो सन चल रहा है 2025, दिस इज कॉमन ईयर यानी कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? नॉर्मल है, क्योंकि जब आप 25 में 4 का भाग देंगे तो पूरा इसके पीछे अगर कोई लीप वर्ष हुआ हो तो बताओ। 2024। और इसके बाद कौन सा लीप ईयर होगा? क्योंकि 28 में भी भाग 4 का चला जाएगा। तो ये लीप ईयर, जब लीप ईयर हो जाती है तो ये 365 में एक दिन बढ़ जाता है। तो एक साल कितने दिन का हो जाता है? 366 दिन का, क्योंकि फरवरी फिर हो जाएगी कितने दिन की? 29 डे की। कितने दिन की? 29 दिन की फरवरी आपकी हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि 2032 में फरवरी कितने दिनों की होगी? कितने दिनों की होगी कोई बताएगा? 29 डे की होगी, करेक्ट। और 2020 में अच्छा, ये देखिएगा उत्तरी गोलार्ध के संबंध में कुछ घटनाएं हैं, वो आप वन लाइनर क्विज में आप ध्यान रखेंगे लाइफ टाइम। कुछ घटनाएं उत्तरी गोलार्ध से रिलेटेड है, दक्षिणी गोलार्ध से नहीं, और उत्तरी गोलार्ध से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं। इसमें जो है सबसे बड़ा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। 21 जून को टोटल 14 घंटे का दिन होता है और बाकी बचे 10 घंटे की
रात होती है। इधर जस्ट लाइक अपोजिट हो जाता है, 14 घंटे की रात हो जाती है और 10 घंटे का सिर्फ दिन हो जाता है, 22 दिसंबर। इसके परिप्रेक्ष्य में एक डेट आती है 21 मार्च, इसमें 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक बसंत विषुव आता है 23 सितंबर को, इसमें जो है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की कंप्लीट। ये और ये घटना कहलाती है इक्विनास विषुव, इक्विनास, यानी कि ये बिल्कुल इक्वल है, समझे। ये वाला कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लास 6 से आपको ये पढ़ना होगा और आपका ये क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ये लिखा है वर्ड विषुव या इक्विनास, समझे। 12-12 घंटे की दिन और रात होने को इक्विड से कहते हैं। और देखते हैं दिया गया ये 66.5 डिग्री वाला जो बताया गया था वो है। मानचित्र में कुछ इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ दिशा का ज्ञान होना है आपको। तो सूर्य कहाँ निकलता है आपको बता ही चुके हैं। कंपास सुई, कंपास सुई का हमेशा एक कंपास को यहाँ टांग दे तो उसका एक सिरा किस तरफ होगा और एक किस तरफ होगा, एक उत्तर की तरफ होगा और एक दक्षिण की तरफ। कल आपको ये कंप्लीट कराया जाएगा पृथ्वी के परिमंडल, और यही कक्षा 7 के हमारा भूमंडल में कौन सा है पहला चैप्टर, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के नाम से है। इसका एक पार्ट उठाया गया, जबकि इसमें आपका पूरा पार्ट उठाया जाएगा, ठीक है। आंतरिक संरचना भी होगी और पूरा होगा, ठीक है। इसको आप पढ़ के आइएगा और इसमें ही आ जाएंगे आपके थोड़ा थोड़ा आपके जो हैं कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप और महाद्वीपों के बारे में परिचय।